वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 85। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा जो केवल मानव में विविधता से संबंधित है। जीव विज्ञान की एक शाखा जो केवल पौधों में विविधता से संबंधित है। एक अवधारणा जो मानव में विविधता की व्याख्या करती है। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता उनके अंतर्संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध से संबंधित है। बायोडाइवर्सिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। देखिए, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों, पौधे भी हैं उसमें, जानवर भी हैं, सूक्ष्म जीव, इन सब की विविधता है। उनके बीच के आनुवंशिक अंतर और पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की विविधता से है। यह एक निश्चित स्थान पर जीवन की समृद्धि को दर्शाता है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। इसका संरक्षण स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और जलवायु संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता उनके पारस्परिक संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध से संबंधित है। पौधों की जल प्रणाली द्वारा मिट्टी से अवशोषित पानी का रूप है केशिका जल, क्रिस्टलीय जल, आर्द्रता जल या गुरुत्वीय जल। पौधों की जल प्रणाली द्वारा मिट्टी से अवशोषित पानी का रूप है केशिका जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर, मृदा यानी मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण जमा हुआ पानी है, जो पौधों के लिए उपलब्ध नमी का मुख्य स्रोत होता है। यह पानी मिट्टी के कणों के चारों ओर एक फिल्म के रूप में मौजूद रहता है और सूखे में भी पौधों को जीवित रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है यहाँ पर। समुद्र की तली यानी बॉटम में पाए जाने वाले जीवों को बेंथोस कहा जाता है। बिना मिट्टी के पौधे उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स सबसे प्रचलित तरीका है क्या? बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। समुद्र की तली में पाए जाने वाले जीवों को बेंथोस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। और बिना मिट्टी के पौधे उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स सबसे प्रचलित तरीका है। जैसे पानी में मनी प्लांट का उगाया जो है ना। देखिए, समुद्र की तली यानी बॉटम में पाए जाने वाले जीवों को बेंथोस या बेंथिक जीव कहा जाता है। ये जीव महासागरों, झीलों या नदियों के सबसे निचले हिस्से की सतह पर, उसके अंदर या उसके निकट रहते हैं। इनमें केकड़े, स्टारफिश, लॉबस्टर, सीपियां, घोंगे, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरे और कीड़े जैसे प्राणी शामिल हैं। भूमिका, ये तलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना मिट्टी के पौधे उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स सबसे प्रचलित तरीका है, जिसमें पोषक तत्वों से युक्त पानी का उपयोग किया जाता है। पानी में आसानी से उगने वाले लोकप्रिय पौधों में मनी प्लांट है, लकी बैम्बू है, स्पाइडर प्लांट है और पोटोस है। इनमें से कौन सा कारक फसल की पानी की आवश्यकता को प्रभावित नहीं करता? तापमान, टेम्परेचर, ये तो करेगा। हवा की गति, विंड स्पीड, ये भी करेगी। धूप, सनशाइन या सनलाइट, ये भी करेगी। ईंधन की खपत नहीं करेगी। यही आंसर है। फसल की पानी की आवश्यकता फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक पानी की कुल मात्रा है, जिसमें वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन नुकसान शामिल है।
यह जलवायु, मिट्टी और फसल से संबंधित कारकों से प्रभावित होता है। प्रमुख जलवायु कारकों में तापमान, हवा की गति, धूप और आर्द्रता शामिल हैं। मिट्टी के गुण जैसे कि बनावट, संरचना और पानी धारण करने की क्षमता भी एक भूमिका निभाते हैं। फसल विशिष्ट कारकों में प्रकार, विकास चरण और जड़ की गहराई शामिल है। देखिए, हालांकि ईंधन की खपत सीधे फसल की पानी की आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ईंधन की खपत फसल की पानी की आवश्यकता को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई की आवश्यकता का कारण नहीं है? सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता है। ठीक है, वर्षा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, या तो मानसून में ही होगी तो ये होगा। मिट्टी की जल धारण क्षमता में अंतर है। ठीक है, ये भी है सिंचाई की आवश्यकता। उच्च उपज देने वाली फसलों की खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। वर्षा का समान वितरण ये नहीं है। यदि वर्षा का समान वितरण है तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। यहाँ सिंचाई की आवश्यकता का कारण पूछ रहा है तो ए कारण नहीं है। सिंचाई उन क्षेत्रों में कृषि के लिए आवश्यक है जहाँ प्राकृतिक वर्षा अपर्याप्त, अप्रत्याशित या असमान रूप से वितरित होती है। प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, मतलब वर्षा का समान वितरण है, क्योंकि यह सिंचाई की आवश्यकता का कारण नहीं है। वर्षा का समान वितरण सिंचाई की आवश्यकता को नकारता है, क्योंकि फसलों को बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वाभाविक रूप से पर्याप्त पानी मिलेगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। उसके लिए पेड टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। एक छोटा सा अमाउंट है, ज्वाइन कर सकते हो आप। नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है? यानी सिंचाई दक्षता सबसे अधिक होती है। आसान भाषा में, इनमें से किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? देखिए, सबसे अधिक जो जल धारण क्षमता होती है वो चिकनी मिट्टी की होती है, भारी चिकनी मिट्टी की। और सबसे कम पूछ ले तो रेतीली मिट्टी की सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। भारी चिकनी मिट्टी बहुत कम पारगम्यता और उच्च जलधारण क्षमता के कारण भारी चिकनी मिट्टी अत्यधिक जल को बनाए रखती है। भारी चिकनी मिट्टी यानी हैवी क्ले सॉइल में 50% से अधिक महीन खनिज कण होते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर, जल धारण करने वाली लेकिन खराब जल निकासी और कठोरता वाली होती है। भारी चिकनी मिट्टी, याद रखिएगा, पोषक तत्वों से भरपूर, जल धारण करने की क्षमता इसकी अच्छी होती है, लेकिन जल निकासी खराब होती है। ठीक है, खराब जल निकासी, वाटर लॉगिंग, और कठोरता है ये मिट्टी। यह गीली होने पर अत्यधिक चिपचिपी और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, कठोर हो जाती है ये, जिससे जुताई मुश्किल हो जाएगी। इसमें कार्बनिक पदार्थ यानी खाद मिलाकर सुधार संभव है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर आसान भाषा में समझे, मान लीजिए यहाँ एक चट्टान है, पत्थर वत्थर पड़े हैं, धीरे धीरे समय बीतता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइकेन उगने स्टार्ट हो गए। फिर और कुछ समय के बाद झाड़ियाँ बननी स्टार्ट हो गई। फिर और कुछ समय के बाद वो झाड़ियाँ यंग फॉरेस्ट में बदल गई। ठीक है, उसके बाद और मैच्योर फॉरेस्ट आ गए समय के साथ। फिर अंत में आ गए क्लाइमैक्स फॉरेस्ट, यानी बट वृक्ष बन गए। तो एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक क्षेत्र में प्रजाति और निवास का मिश्रण समय के साथ बदलता है, वही है पारिस्थितिक अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। बी है इसका आंसर। पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन
एक निश्चित क्षेत्र में समय के साथ प्रजातियों निवास स्थान के मिश्रण में होने वाला क्रमिक पूर्वानुमेय और प्राकृतिक परिवर्तन है। यह प्रक्रिया बंजर भूमि पर या विनाश के बाद शुरू होकर एक स्थिर चरमोत्कर्ष समुदाय यानी क्लाइमैक्स कम्युनिटी को विकसित होने तक चलती है। ठीक है। इसमें भी प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण जो है वो बंजर भूमि पर और द्वितीयक अनुक्रमण होता है विनाश के बाद। कुछ इसमें हम समझ सकते हैं इसको अगर विजुअल हो तो। देखिए ये यहाँ पत्थर वत्थर पड़े हैं, ठीक है, रॉक्स पड़ी हैं। फिर इन पर धीरे धीरे लाइकेन उगना स्टार्ट हो गए, फिर मॉसेस उगना स्टार्ट हो गए, फिर ग्रासलैंड आ गए, खरपतवार नाशी उग गए यहाँ पर। उसके बाद मिक्स हर्बेरियस प्लांट आ गए, सर्ब्स आ गए, मतलब झाड़ियाँ उगने लगी। वो झाड़ियाँ फिर यंग फॉरेस्ट में बदल गई। ठीक ठीक है, जैसे टूलिप और पॉपुलर के पेड़। उसके बाद मैच्योर फॉरेस्ट आ गए, वाइट ओक एक्सेट्रा। उसके बाद ये जो मैच्योर फॉरेस्ट है ये क्लाइमैक्स फॉरेस्ट में बदल गया। ठीक है, बटवृक्ष बन गए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। क्या है ये है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। हेमिस नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, खांग चेंद जोंगा नेशनल पार्क। उपरोक्त में से कौन से हिम तेंदुआ के निवास स्थान है इनमें से? देखिए भारत में जो स्नो लेपर्ड पाया जाता है वो लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। तो खांग चेंदजोंगा सिक्किम में है, इसमें पाए जाने की संभावना है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, इसमें ही पाए जाने की संभावना है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में गंगोत्री में भी है ये स्नो लेपर्ड, गंगोत्री नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क तो इनकी हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी है भारत में, लद्दाख में। तो इन सभी जगह पर हिम तेंदुए का निवास स्थान है। डी है इसका आंसर। भारत में स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ मुख्य रूप से हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। यह मुख्य रूप से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, जहां लद्दाख में इनकी आबादी सबसे अधिक है। भारत में प्रमुख हिम तेंदुआ निवास स्थानों को देखें तो लद्दाख, इसे स्नो लेपर्ड की राजधानी माना जाता है। हेमिस नेशनल पार्क, रूमबक घाटी और उल्ले घाटी प्रमुख क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो स्पीति वैली में है, और पिन वैली नेशनल पार्क में है हिम तेंदुआ। उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, गंगोत्री नेशनल पार्क में और फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर में हिम तेंदुआ है। सिक्किम में खांग चेंदजोंगा नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड है। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्नो लेपर्ड पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। कीटभक्षी पौधे मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों का शिकार करते हैं। और वीनस फ्लाईट्रैप और ड्रोसेरा कीटभक्षी पौधे हैं क्या? बिल्कुल, वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा, घटपर्णी यानी पिचर प्लांट, ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। कीटभक्षी पौधे मांसाहारी होते हैं और उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों का शिकार करते हैं। दोनों सही हैं। कीटभक्षी पौधे मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों का शिकार करते हैं। प्रमुख कीटभक्षी पौधों के नाम हैं घटपर्णी, पिचर प्लांट भी इसको बोलते हैं, नेफेंथीज यानी, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, और संडियो यानी ड्रोसेरा बोलते हैं इसको, और बेड ब्लैडर वर्ट है, ब्लैडर वर्ट या यूट्रिकोलेरिया भी इसको बोलते हैं, और बटर वर्ट है।
आईयूसीएन के बारे में सही कथन है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। आईयूसीएन रेड लिस्ट जारी करता है जो प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करती है। आईयूसीएन का मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है या स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में ही है, दोनों सही हैं। रेड डाटा बुक भी निकालता है। फुल फॉर्म है इसका आईयूसीएन का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। यह प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। तो बुलेट पॉइंट्स में देखें, स्थान है इसका, मुख्यालय है ग्लैंड स्विट्जरलैंड, जिनेवा के पास ही है ये। स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। कार्य आईयूसीएन प्रसिद्ध रेड लिस्ट जारी करता है जो प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करती है। सदस्यता इसमें सरकारी और नागरिक समाज दोनों प्रकार के संगठन सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, किस वर्ष वो अधिनियमित किए गए? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो गया और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। तो इसका बना ऑप्शन नंबर ए 2 4 1 3। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख अधिनियमों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 इंपॉर्टेंट है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 बहुत पूछते हैं इसको, और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। ये कानून जैव विविधता, जलवायु और वनों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं। चलिए 12वां प्रश्न है, वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में सही कथन है। वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से 3 जोन में विभाजित होते हैं। इनका प्रबंधन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है। इन 3 जोन में एक बफर जोन होता है। बफर जोन में किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि, चराई या लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है। देखिए, बिल्कुल वन्यजीव अभयारण्य जो है 3 जोन में विभाजित होते हैं, सही है। और इनका जो प्रबंधन है वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है, ये भी ठीक है। और 3 जोन जो इसमें होते हैं वो होता है बफर जोन, ठीक है, एक कोर जोन होता है बीच वाला, और एक होता है ट्रांजिशन जोन यानी संक्रमणकालीन क्षेत्र। ये जो कोर जोन है बीच वाला, इसमें किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। बफर जोन में कुछ हद तक अनुमति होती है। तो ये जो थर्ड वाली लाइन है ये कोर जोन के लिए लिखी है, बफर जोन के लिए नहीं। तो पहला दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा वाला जो है वो गलत है। तो जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से 3 जोन में विभाजित होते हैं, कोर जोन, बफर जोन और टूरिज्म यानी संक्रमण जोन या ट्रांजिशन जोन इसको बोलते हैं। इनमें मानवीय हस्तक्षेप का स्तर अलग अलग होता है। जहाँ कोर जोन पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, वहीं बफर जोन में सीमित मानवीय गतिविधियां और पर्यटन की अनुमति होती है। चलिए, वन्यजीव अभयारण्य के 3 जोन कौन कौन से? कोर जोन, अनुमति की बात करें तो यह सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि, चराई या लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती। तो वो बात कोर जोन के लिए है, बफर जोन के लिए नहीं। उद्देश्य है वन्य जीवों को बिना किसी डिस्टरबेंस के प्राकृतिक आवास प्रदान करना। इसके बाद है बफर जोन। बफर जोन में अनुमति देखें तो इस क्षेत्र में सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, जैसे कि आदिवासियों द्वारा संसाधन का संग्रह करना, चराई और अनुसंधान यानी रिसर्च आदि। तो थर्ड वाला गलत है क्योंकि वो लाइन कोर जोन के लिए है, बफर जोन के लिए नहीं। उद्देश्य क्या है बफर जोन का? कोर जोन की सुरक्षा करना,
और साथ ही स्थानीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। तीसरा है पर्यटन या संकर्ण ज़ोन या टूरिज़्म या ट्रांजिशन ज़ोन। अनुमति: यह ज़ोन पर्यटन के लिए समर्पित होता है। यहाँ गाइडेड टूर, सफारी और शिक्षा संबंधी गतिविधियों की अनुमति होती है। उद्देश्य है वन्य जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और राजस्व उत्पन्न करना। चलिए 13वां प्रश्न क्या है? शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंगी के सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? जीवोम, लाइकेन, बायोम या पारिस्थितिक अनुक्रमण? कई बार एग्जाम में पूछा है। शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध लाइकेन। शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहा जाता है। इस संबंध में जो कवक होता है फंगी, वो आश्रय, जल और खनिज प्रदान करता है, जबकि जो शैवाल होता है एल्गी, वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है, जिससे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन के बारे में और जानें। पारस्परिक संबंध: यह पारस्परिक सहजीवन का एक उदाहरण है। संरचना: लाइकेन के शरीर को थैलस कहा जाता है। पर्यावरण संकेतक: लाइकेन हवा की गुणवत्ता यानी प्रदूषण को मापने के लिए एक प्राकृतिक संकेतक के रूप में काम करते हैं। ठीक है। कई बार प्रश्न आया भी एग्जाम में कि कौन सा पौधा अम्ल वर्षा सूचक और वायु प्रदूषण सूचक के रूप में काम करता है, वो है लाइकेन का प्लांट। अस्तित्व: ये चट्टानी, पुरानी दीवारों और पेड़ों पर उगते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण जो होता है तो सबसे पहले यही उगते हैं, नग्न चट्टानों पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, कृषि विस्तार, वनीकरण। यहाँ कूट की जगह एक लाइन छूट गई है, यहाँ ऐड करना था कि निम्नलिखित में से या उपर्युक्त में से कौन सी गतिविधियां जैव विविधता को नुकसान पहुंचाती हैं? तो अतिदोहन तो पहुंचाएगा, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी पहुंचाएगा, कृषि विस्तार भी पहुंचाएगा, वनीकरण यानी फॉरेस्टेशन तो सुधार करेगा ना जैव विविधता में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 बी हो जाएगा। जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा। देखिए, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने वाली मुख्य क्रियाएं जो हैं वो है आवास विनाश यानी वनों की कटाई, प्रदूषण है, अतिदोहन है, ठीक है, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि, और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण है। कृषि विस्तार, शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आवास के नष्ट होने से प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। ठीक है। अतिदोहन यानी ग्रेजिंग हो गया, और वनीकरण तो फॉरेस्टेशन। इसकी जगह अगर डिफॉरेस्टेशन होता तो वो उसमें है दिक्कत। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में जलभराव यानी वाटर लॉगिंग की समस्या होती है? किस में होती है? भारी चिकनी मिट्टी में। रेतीली मिट्टी और बलुई मिट्टी ये तो एक ही बात है, दोनों, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। भारी चिकनी मिट्टी यानी हैवी क्ले सॉइल में उच्च जल धारण क्षमता होती है, जिससे इसमें पानी लंबे समय तक रुकता है, और जल भराव यानी वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। महीन कणों के कारण यह मिट्टी बहुत सघन यानी डेंस होती है, जिसमें हवा का संचार कम होता है। यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर कड़क हो जाती है। यह खेती के लिए कठिन होती है। इसे भारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जुताई के लिए ट्रैक्टर की अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी संरक्षण का तरीका नहीं है? अतिचारण, ओवरग्रेजिंग, फसल की कटाई, क्रॉप हार्वेस्टिंग, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, पलवार, मल्चिंग। मिट्टी संरक्षण का तरीका है फसल की कटाई, क्रॉप हार्वेस्टिंग,
फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, पलवार, मल्चिंग करना। ओवर ग्रेजिंग नहीं है, अतिचरण। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो ओवर ग्रेजिंग मिट्टी संरक्षण जो है, मिट्टी को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक तकनीक है। अतिचरण मिट्टी संरक्षण का तरीका नहीं है। मिट्टी संरक्षण के लिए विभिन्न तरीके हैं, जैसे कि वनीकरण कीजिए, फॉरेस्टेशन, खाद्य और फसल चक्र को अपनाइए, सोपानिक खेती कीजिए, विंड ब्रेक, फसल की कटाई, और पलवार, मल्चिंग। ठीक है, विंड ब्रेक, हवा को अवरुद्ध कीजिए, फसल की कटाई, फसल चक्र, और पलवार। फसल की कटाई कैसे? खेती की वह विधि जिसमें खेत को लंबी संकरी पट्टी में विभाजित किया जाता है, जिसे फसल चक्रण प्रणाली में वैकल्पिक किया जाता है। फसल चक्र खेती का वह तरीका है जिसमें विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की फसलों को एक ही क्षेत्र में उगाया जाता है। पलवार, मल्चिंग मिट्टी को नमी को संरक्षित करने के लिए और उर्वरता में सुधार के लिए मिट्टी पर सामग्री की एक परत लगाने की प्रक्रिया है मल्चिंग। 17वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से दूर अपरदन की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? निक्षेपण, अवसादन, कोई विकल्प सही नहीं है, या अपक्षरण। पृथ्वी की सतह से दूर अपरदन की प्रक्रिया को इरोजन ही कहा जाएगा। ठीक है, अपक्षरण ही कहा जाएगा, ए है इसका आंसर। अपक्षरण या अपरदन एक ही बात हो गई। तो पृथ्वी की सतह से चट्टानों या मिट्टी के कणों के टूटने और बहकर दूर जाने की प्रक्रिया को अपक्षरण यानी अपरदन, इरोजन या अनच्छादन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जल, वायु, हिमनद या गुरुत्वाकर्षण जैसे कारक चट्टान के मलबे को उनके मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करते हैं। 18वां प्रश्न है, ये है क्षेत्र और ये है मृदा। पड़वा मृदा, राकर मृदा, मोंटा मृदा, माड़ मृदा। पहाड़ियों और पठारों की ढलान किस मिट्टी की? यमुना की घाटियां किस मिट्टी? बुलंद बुंदेलखंड क्षेत्र और विंध्य पर्वत। देखिए, पहाड़ी और पठारों की ढलान बनी है राकर मृदा। यमुना की घाटियां में पड़वा मृदा है, बुंदेलखंड क्षेत्र में माड़ मृदा है और विंध्य पर्वत में मोंटा मृदा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ए का बी, ए का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, कुछ इस तरह से। पहाड़ियों और पठारों की ढलान राकर मृदा की, यमुना की घाटियां पड़वा मृदा की, बुंदेलखंड क्षेत्र माण मृदा और विंध्य पर्वत मोंटा मृदा। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित नहीं है? जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसकी विशेषता नहीं है। समृद्ध खनिज संसाधन, नर्मदा तापी जैसी रिफ्ट घाटियां, बार बार आने वाले बड़े भूकंप और प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानें। देखिए, समृद्ध खनिज संसाधन है बिल्कुल प्रायद्वीपीय पठार में, नर्मदा तापी जैसी रिफ्ट वैलियां भी हैं, प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानें भी हैं, बार बार आने वाले बड़े भूकंप, ये तो हिमालयन रीजन की विशेषता है, प्रायद्वीपीय पठार की नहीं। प्रायद्वीपीय पठार जो है एक भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर क्षेत्र है और यहाँ बार बार बड़े भूकंप नहीं आते। इसके विपरीत जो हिमालय क्षेत्र है वो टेक्टोनिक रूप से सक्रिय है, जो बार बार और गंभीर भूकंपों की चपेट में आता है। तो सी सही हो जाएगा उत्तर। यह प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों, आग्नेय और रूपांतरित से बना है। यह कौन? प्रायद्वीपीय प्लेटों की बात हो रही है, जो इसे टेक्टोनिक गतिविधियों के लिए स्थिर और प्रतिरोधी बनाते हैं, जबकि ये गतिविधियां हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हैं। यह पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार लौह, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट जैसे खनिजों के लिए समृद्ध है और इसमें नर्मदा तापी जैसी कुछ रिफ्ट घाटियां हैं जो पुरानी दरारों के साथ भ्रंश के कारण बनी हैं, लेकिन ये हिमालयी भ्रंशों की तरह भूकंपीय रूप से सक्रिय नहीं हैं।
चलिए 20 प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। करेवा संरचनाएं, स्थानीय नाम है इनका बुडार, जो अत्यधिक उपजाऊ झील निक्षेप हैं और केसर की खेती के लिए आदर्श हैं। भूवैज्ञानिक रूप से किस युग को सौंपी गई हैं? पेलियोसीन, मायोसीन, ईओसीन, प्लायो, प्लिस्टोसीन। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है, कई कई बार, ये जो करेवा संरचनाएं हैं ये किसकी खेती के लिए हैं? कश्मीर वैली में केसर के लिए हैं ये। और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो प्लायो प्लिस्टोसीन युग डी। करेवा संरचनाएं, जिन्हें स्थानीय रूप से बुडार के नाम से जाना जाता है, अत्यधिक उपजाऊ झील निक्षेप हैं जो भारत में कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। और इन संरचनाओं को भूवैज्ञानिक रूप से प्लायोप्लिस्टोसीन युग को सौंपा गया है। प्लायोप्लिस्टोसीन युग लगभग 5.3 मिलियन वर्ष पहले से लेकर लगभग 11,700 वर्ष पहले तक फैला हुआ है। यह महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तनों और हिमनदी घाटियों की अवधि को दर्शाता है। तो ये 20 प्रश्न थे, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, कुछ ज्योग्राफी मिक्स, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टेस्ट में हम 21 से लेकर 40 ही कवर करेंगे, ठीक है। नंबरिंग यही रहेगी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है।